हेलो स्टूडेंट्स, अपनी कॉमर्स पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सारिका सचदेवा बजाज और आज मैं यहां पर हूं आपको क्लास +1 की अकाउंटेंसी पढ़ाने के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आज की टॉपिक के कंटेंट्स हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में हम कवर करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। और कन्वेंशंस में आएंगे कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? देखिए, अकाउंट्स की ज़रूरत बहुत सारी पार्टीज़ को पड़ते हैं। टू नेम, प्रोप्राइटर को खुद को, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, गवर्नमेंट्स को एंड मैनी अदर्स। अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिस्क्लोज करती हैं प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस। इसलिए ज़रूरी है कि अकाउंट्स को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज और सेट रूल्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए, क्योंकि हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से अकाउंट्स बनाएगा तो उसके अलावा और किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर हम रूल्स के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव भी होंगे, कंपेरेबल भी होंगे, रिलायबल भी होंगे और रेलिवेंट भी होंगे। अब जिस स्टैंडर्ड सेट और रूल्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें कहा जाता है गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे, कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस। कंसेप्ट्स जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को ज़्यादा मीनिंगफुल बना देते हैं। अकाउंटेंट्स दे हैव एग्रीड ऑन अ नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स और कोई भी एंटरप्राइज इनको टेक इन टू अकाउंट किए बिना अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बना सकती। तो पहला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ये एज्यूम किया जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलता रहेगा। इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही फिक्स्ड एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू पे यानी कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लेते हैं, बिना मार्केट वैल्यू को कंसिडर किए हुए। और इसी कंसेप्ट के कारण, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के कारण, एक मशीन की फुल कॉस्ट को एक ईयर का खर्चा नहीं माना जाता है। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटरप्राइज, गिव लोन्स एंड परचेज। अगर कोई ये सोचेगा कि मेरा बिजनेस तो 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, तो वो कोई इस तरीके की ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा, ना लोन ले पाएगा, ना लोग उससे परचेज करेंगे। सेकंड पॉइंट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि जब आप अकाउंट्स बनाते हो तो उसके प्रिंसिपल्स को, मेथड्स को सेम रखिए फ्रॉम ईयर टू ईयर, जब तक कि उन्हें बदलना ज़रूरी ना हो। एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन के कई मेथड्स हैं। आपने कौन सा मेथड अडॉप्ट किया है, अगले साल भी आप उसे सेम रखेंगे जब तक कि उसे चेंज करना ज़रूरी ना हो। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, it provides more appropriate information about the performance of business enterprise। ये इमटेरियल है कि कैश रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए कौन कौन से एक्सपेंसेस एक्रूड हैं, कौन कौन सी इनकम एक्रूड हैं, वो उसमें मेंशन करेंगे। और जो उस साल का, उस पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड नहीं है, उसे मेंशन नहीं करेंगे। एक्रूअल कंसेप्ट को मैचिंग कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। देन इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। इसी कंसेप्ट के बेस पे कैपिटल दिखाई जाती है कि बिजनेस अपने पास से कैपिटल लगाता है, उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, और अगर वो पर्सनल यूज़ के लिए कुछ निकाले बिजनेस में से, कैश या गुड्स, तो उसे ड्राइंग्स के नाम से शो किया जाता है। इन ट्रांजैक्शंस को मिक्स करके अकाउंट्स में नहीं दिखाया जाता, बल्कि क्लियरली शो किया जाता है कि बिजनेस
is distinct entity and businessman is distinct. मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी में मेजर की जा सके। अगर दो मैनेजर्स का आपस में झगड़ा हो गया है या वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी है तो इसको तो हम पैसे की वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसको शो नहीं करेंगे। तो ये कहता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड एक्चुअली तो देखो किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट तभी पता चलेगा कि इसने कितना कमाया कितना खोया, जब वो कंप्लीटली वाउंड अप हो जाएगा। जब तक वो चल रहा है वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चल रहा है और उसमें 12 मंथ्स लिए जाते हैं अकाउंटिंग पीरियड के लिए, जो कि कोई भी 12 महीने होते हैं। हमें अकाउंट्स को कितने टाइम के लिए मेंटेन करना होता है? फॉर अ सेट ऑफ 12 मंथ्स। वो कोई भी हो सकते हैं, आप लोग उसको जनवरी से दिसंबर ले लो, अप्रैल से मार्च ले लो, फिर जून से शुरू कर दो। बिजनेस की कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से हो सकते हैं, पर इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आपको सेट ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कॉस्ट कंसेप्ट और हिस्टोरिकल कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम एसेट्स की वैल्यू वो दिखाते हैं जिन पर वो खरीदी गई थी। सपोज बिल्डिंग खरीदी 20 लाख की, खरीदी थी 5 साल पहले, आज की वैल्यू है 50 लाख, तो हम उसे मार्केट वैल्यू पर नहीं दिखाएंगे, उसे 20 लाख की वैल्यू पर ही उसको शो किया जाता है। इसे कहते हैं कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, ये कंसेप्ट कहता है कि हर ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 पहलू होते हैं, 2 एस्पेक्ट्स होते हैं जो अफेक्ट होते हैं। अगर एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट होगा, अगर कहीं क्रेडिट हुआ है तो कुछ डेबिट भी होगा। इसी कंसेप्ट के बेस पर बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हमेशा इक्वल आती हैं और इसके एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन और रियलाइजेशन कंसेप्ट। रेवेन्यू मीन्स कि कितना ऐड किया है किसी ट्रांजैक्शन ने बिजनेस ऑपरेशंस में। रेवेन्यू इज अर्न्ड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग अ सर्विस। सपोज एक फर्म को ऑर्डर मिला 1 जनवरी को, उसने गुड सप्लाई किए 20 जनवरी को, उसे कैश मिला 1 अप्रैल को, तो रेवेन्यू कब अर्न हुआ माना जाएगा? 20 जनवरी को, as the ownership of goods was transferred on that day. Matching concept. This concept is very important. नेट प्रॉफिट को करेक्टली डिटर्मिन करने के लिए ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही नेट प्रॉफिट जो है बिजनेस ऑपरेशन से सारे कॉस्ट आर एप्लीकेबल टू रेवेन्यू ऑफ द पीरियड शुड बी चार्ज अगेंस्ट दैट रेवेन्यू। कौन से पीरियड्स के हैं उनको मैच करके लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस ऑफ ईदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट। अगर ये पॉसिबल तभी है जब वो वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स और वाउचर्स के साथ उसको सपोर्ट किया गया हो इन्फॉर्मेशन को, सच एज कैश मेमोज, इनवॉइसेस, सेल्स बिल्स, पे इन स्लिप, कॉरेस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट एक्सेट्रा। अकाउंटिंग कन्वेंशंस, टाइम के साथ साथ कस्टम या यूसेज या जनरल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अकाउंट्स बनाने में कुछ कन्वेंशंस को फॉलो किया जाता है। पहली कन्वेंशन है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स that all significant information related to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed। मतलब कि जितनी भी इकोनॉमिक अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है, दैट शुड बी कम्प्लीटली डिस्क्लोज्ड, उसे छुपाया नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर कोई केस चल रहा है कोर्ट में और जिस डेट को हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस डेट को अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, कुछ नहीं पता कौन जीतेगा कौन हारेगा, कितना सम पे करना पड़ेगा अगर हार गए तो,
उस इंफॉर्मेशन को भी बैलेंस शीट की फुट नोट में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के नाम से दिखाया जाता है। वैल्यूएशन की अगर स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड चेंज किया है या इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू है, वो भी फुट नोट के द्वारा दिखाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हमें वो ही अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शो करनी है जो कि सिग्निफिकेंट है, रेलिवेंट है। जो अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स हैं, इनसिग्निफिकेंट्स हैं, इररिलेवेंट हैं, उन्हें सेपरेटली शो करके अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को अननेसेसरीली ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई एक ट्रांजैक्शन एक फर्म के लिए मटेरियल हो सकती है, दूसरी फर्म के लिए इमैटेरियल हो सकती है। जैसे कि एक स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप में कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स इमैटेरियल है, लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जिसका टर्नओवर करोड़्स में है, उसके लिए ये वैल्यू इमैटेरियल है, जबकि स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप के लिए वैल्यू मटेरियल है। Similarly, the nature of the transaction should also be taken into account. It should be taken into consideration. तो अकाउंटेंट जज करेगा कि किस ट्रांजैक्शन की इम्पोर्टेंस कितनी है, उसकी मटीरियलिटी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। आप जब एग्ज़ाम दे कर आते हो और अपने मार्क्स का एस्टीमेट लगाते हो तो वो कम लगाते हो या ज़्यादातर लोग तो कम लगाते हैं कि कम से कम इतने मार्क्स तो आ ही जाएंगे हमारे, इससे ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है, उसी को कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस की बात कही गई। अगर हम अकाउंट्स में एप्लीकेबल करें, आने वाले लॉसेस को शो करना है, लेकिन अनरियलाइज्ड या एंटिसिपेटेड गेन्स को शो नहीं करना। इन अदर वर्ड्स, कंजर्वेटिज्म इज़ द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। लायबिलिटीज़ के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है, लॉसेस के लिए बनाया जाता है, लेकिन गेन्स के लिए नहीं बनाया जाता। इसी कंजर्वेटिज्म के कंसेप्ट के बेस पर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कॉस्ट प्राइस पर या मार्केट प्राइस पर जो भी लेस हो उसी बेसिस पर दिखाई जाती है। जब भी डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, the one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted. Thanks for watching. Please like, share and subscribe अपनी कॉमर्स पाठशाला।